कटनी में नवागत एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने दिया पदभार ग्रहण। एसपी विश्वकर्मा ने माधवनगर थाने का किया निरीक्षण। जिले में कानून व्यवस्था की ली जानकारी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से बने आईसीयू की हालत खराब। पिछले 4 सालों में आईसीयू पर लगा ताला। कुंभकर्णी नींद में सोया जिला अस्पताल प्रबंधन। बालाघाट के लौजी परिक्षेत्र में पर्यावरण दिवस पर हुए कार्यक्रम। वनकर्मियों ने फलदार और छायादार पौधे का किया रोपण। प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने की कही बात। नागदा में विश्व पर्यावरण दिवस पर आर्ट्री फाउंडेशन ने की पहल। विद्युत वितरण केंद्र में लगाए गए 50 पौधे को वृक्ष को आकार देना लक्ष्य। पगरिया में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। धूमधाम और शांति के पर्व से मनाने की अपील। शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी रहेगा तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कटनी में तमाम उथल पुथल के बाद में 2019 आईपीएस बैच के नवागत एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने पदभार संभाल लिया है। कमान संभालने के बाद में सभी राजपात्रित अधिकारियों, पत्रकारों, प्रबुद्धजनों से मुलाकात की है। जिले में कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने जिले में पारदर्शी और सशक्त कानून व्यवस्था स्थापित करने, आम नागरिकों में पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने और जन समस्याओं के शीघ्र और वैधानिक समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना माधवनगर का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कैदी गृह का निरीक्षण कर कैदियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से जारी एसओपी के अनुपालन के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि बिना कारण किसी भी कैदी को हवालात में न रखा जाए और शिकायतों पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं बुरहानपुर जिले के नंदकुमार सिंह चौहान जिला चिकित्सालय का आईसीयू इन दिनों खुद ही आईसीयू में नजर आ रहा है। दरअसल यहां कोरोना काल में करोड़ों की लागत से निर्मित आईसीयू कबाड़ होते हुए नजर आ रहा। पिछले 4 सालों में इस आईसीयू में ताला भी जुड़ा हुआ है, जबकि एक बार फिर से देश भर में कोरोना दस्तक दे चुका है। और यही नहीं, बुरहानपुर की व्यापारिक राजधानी इंदौर में करीब 17 मरीज दस्तक दे चुके हैं, जो कि एक्टिव पॉजिटिव हैं। और इसके बावजूद बुरहानपुर जिला अस्पताल प्रबंधन नहीं जाग रहा। वहीं जब हमारी टीम, हमारे संवाददाता गोपाल देवकर ने आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौर को आईसीयू का दौरा करवाया, तो उन्होंने भी माना कि ये पिछले समय से बंद है। और साथ ही जब इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पता करवाया है कि वहां पर आईसीयू की हालत बेहद खराब है। साफ सफाई करने की बात भी कही है। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि लोगों की जान बचाने वाला यह जिला अस्पताल क्या एक बार फिर से आईसीयू को सुधार कर मरीजों की जान बचाएगा या फिर जान निगलने का कार्य करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कि जैसे कोविड की जो प्रिपेयर्डनेस हम लोग कर रहे थे, तो अभी जैसे हमारे को जो दिशा निर्देश आए भोपाल से, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये ऑक्सीजन का हमारा जो पीएसए प्लांट है वो फंक्शनल है कि नहीं, सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ऑक्सीजन मान लीजिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती है आगे जाके, तो फिर वो व्यवस्था के लिए हमको एक जानकारी मांगी गई थी। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पीएसए प्लांट फंक्शनल है कि नहीं, वो जानकारी ऊपर भेजी। जैसा कि आप आईसीयू का बता रहे हैं, तो इसके संबंध में भी मेरी सिविल सर्जन और आरएमओ से चर्चा हुई है आज ही, कि वहाँ पे जो कचरा मतलब जो सामान रखा है कबाड़ का जो भी, तो उसको हटवा के तुरंत इसको एक दिन में साफ सफाई करके और उसको तैयार रखें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए। बुरहानपुर जिला अस्पताल के कोविड वार्ड जहां आईसीयू बना रखा है, लेकिन ये आईसीयू पिछले 4 वर्षों से यहाँ किसी प्रकार से इसको नहीं खोला गया। यदि हम बात करें, जिस तरह से देख सकते हैं कि काफी जो है यहाँ पर महंगी मशीनरीज लगाई गई है, लेकिन बावजूद जो है इसको 4 वर्षों में इसकी सूद नहीं ली गई। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आरएमओ भूपेंद्र सिंगर जी। बात करते हैं सर, जिस तरह से ये स्थिति नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले जो हमारा आईसीयू था, जब पिछले कोविड की सेकंड वेव आई थी, तो उसमें आईसीयू को चालू किया था और उसमें आईसीयू में लगने वाली जो सामग्री है, चाहे सीपेप हो, वेंटिलेटर हो, बाईपेप हो, मल्टीपेरा मॉनिटर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन है, वो सारी सुविधाएं उस समय मौजूद थी, उपलब्ध थी। और उसमें हमने जो है कोविड आईसीयू चालू किया था। और सामने जो हमारा था एक सारी वार्ड था, उसमें जो थोड़े से कम क्रिटिकल वाले पेशेंट थे उनको मैनेज किया करते थे।
उसके बाद में लगभग हमारे यहाँ 1.5 साल से ऊपर कोविड आईसीयू, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी फिलहाल में हमारा 200 बेडेड अस्पताल है, जिला अस्पताल, और 300 बेड का 100 बेड का और अतिरिक्त निर्माण चल रहा है। जो कोविड के जो है छत है उसके ऊपर से कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा था। पिछले 1.5 साल से कंस्ट्रक्शन था, इस कारण से जो हमारे जो सेंट्रल एसी है उसकी ऊपर डक्ट जो खुली हुई थी, वो डक्ट को हमने निकाला और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इस कारण से पिछले 1.5 साल से आईसीयू की व्यवस्था बंद थी। अब चूंकि अभी हमको देखने में आ रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोविड के केसेस के अनुसार हम लोग जो भी है कोविड में जो भी लगने वाली सामग्री है, चाहे पीपी किट हो या मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो, वो जो जितना भी डिस्पोजल आइटम है या दवाइयाँ हो, नॉर्मली जो कोविड में लगने वाली दवाइयाँ, उनकी आपूर्ति की जा रही है। और जैसे ही वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश दिए जा रहे हैं उस प्रकार से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो रही कोविड की आईसीयू की बात है, तो नॉर्मली हम नॉर्मल जो है अभी हम फंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नॉर्मली हमने जो ऑक्सीजन है, पीएसए प्लांट है, उसको चेक कर लिया है। उसकी जो सप्लाई है कि सेंट्रल कोविड उसमें कोविड में ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो भी हमारी प्रॉपर सप्लाई है। और जो रही बात एसी की, तो एसी का जैसा भी है कि अगर इस टाइप से कुछ केसेस आते हैं तो वो एसी की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी और कोविड आईसीयू को सर कब तक सुनिश्चित किया जाएगा ये सारी व्यवस्थाएं माकूल हो? और यदि किसी प्रकार से यदि कोई यहाँ पर कोविड में यदि कोई पेशेंट आ ही जाता है या बाहर से कोई आता है तो उसे इमरजेंसी में यदि एडमिट करना पड़ेगा तो क्या स्थिति बनेगी? एक्चुअली अभी हमारे पास में एक हमने जब ये कोविड आईसीयू चालू नहीं था, इसके पहले हमने एक वार्ड बनवाया था जो नॉर्मली जिसमें हम नॉर्मली क्रिटिकल पेशेंट, नॉर्मल मेडिकल वाले क्रिटिकल पेशेंट रखते थे। और अगर इस टाइप की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ समय के लिए पेशेंट वहां भी रख सकते हैं और 1-2 हफ्ते में हम इसको जो भी हमारा बचा हुआ कार्य उसको पूर्ण करवाते हैं। सर हालांकि जिस तरह से ये आईसीयू जो है करोड़ों की लागत से तैयार किया गया, जरूरी नहीं है कि केवल कोविड के लिए, लेकिन एक सामान्य तौर पर भी जिस तरह से बहुत सारे क्रिटिकल केसेस रहते हैं उन्हें आईसीयू में एडमिट करना होता है, तब उन्हें जो है यहाँ पर एडमिट ना करके उन्हें साधारण नॉर्मल वार्ड में ही रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही वाली बात नजर आती है। नहीं, इसमें बीच में हमने कोशिश की थी कि ये कोविड के जो आईसीयू है उसको नॉर्मल पेशेंट के लिए, नॉर्मली मतलब जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, सीओपीडी हो गया है या किडनी वाले पेशेंट है, तो उनके लिए जो क्रिटिकल पेशेंट है उसके लिए चालू किया जाए। पर चूंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेन पावर की प्रॉब्लम आ रही थी कि मेन पावर हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है मात्र एक ही है, जो एमडी मेडिसिन है वो एक ही डॉक्टर है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों से ओपिनियन भी लिया गया था, पर वो यही बोल रहे थे कि पर डे यहाँ हमारे पास लगभग 30 से 40-50 पेशेंट एडमिट होते हैं और पूरा वार्ड जो है लगभग मोर देन 100 पेशेंट एडमिट रहते हैं। तो एक डॉक्टर के वो उनकी क्षमता से बाहर था, इसलिए उस समय हमने कुछ समय होल्ड कर दिया और उसके बाद में यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो गया ऊपर। तो फिर वो यानी संसाधन तो है लेकिन डॉक्टर्स की कमी के कारण जो है आईसीयू प्रारंभ। जी 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 माने सर। जी जी। और यदि हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन टैंक भी है, उस ऑक्सीजन टैंक की क्या स्थिति है सर? हमारे पास में वहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट है, एक तो पीएसए प्लांट है और एलएमओ प्लांट है। वो दोनों प्लांट फंक्शनल है। अभी जैसे हमारे यहाँ जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या फिर जो सिलेंडर जो आते हैं उनकी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली अगर पेशेंट को शिफ्टिंग करते हैं उसमें हमारे को जरूरत पड़ती है। बाकी हमारे यहाँ अस्पताल में सेंट्रल लाइन से ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसमें हमारे यहाँ पीएसए प्लांट और एलएमओ प्लांट जो है वो उसकी आपूर्ति को पूरा करते हैं। ये थे आरएमओ भूपेंद्र सेंगर साहब, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है संसाधन तो है लेकिन जो है डॉक्टर्स की कमी के चलते यहाँ पर आईसीयू प्रारंभ नहीं किया गया। लेकिन आने वाले वक्त में यदि किसी प्रकार से कोविड होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, साधना न्यूज, बुरहानपुर। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र पश्चिमी लौजी के वन परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर के नेतृत्व में वन विभाग के डिप्टी रेंजर, वन रक्षक सहित सुरक्षा श्रमिक ने रिसेवाड़ा लघु वनोपज गोदाम में पौधारोपण कार्यक्रम किया है, जिसमें अंजन, अमरूद, आम, गुलमोहर सहित फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। साथ ही रिसेवाड़ा से सीतापाला क्षेत्र के लौजी खैरागढ़ मार्ग पर फैला कचरा चुनकर स्वच्छता अभियान में सभी वन कर्मियों ने अपनी भागीदारी दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान से बचने के लिए पौधारोपण करना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनानी चाहिए।
आपको बताते चलें कि पर्यावरण दिवस पर लॉजी परिक्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया है और फलदार और छायादार पौधे का यहां पर रोपण भी किया गया। स्वच्छता अभियान में वन कर्मियों ने अपनी भागीदारी को निभाया है। प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने की बात भी कही है। दरअसल पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र में पहुंचे हुए थे और इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व भर में प्राकृतिक परिवर्तन को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में नागदा में भी ट्री फाउंडेशन की ओर से कई प्रकार की प्रजाति के 50 पौधे विद्युत वितरण केंद्र में लगाए गए हैं। विशेष अतिथि के रूप में नागदा नगर के अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश सक्सेना और नगर अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव गुलजारी लाल द्विवेदी रहे और वहीं कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अधिकारी अरमेश सेठ, राजीव रंजन के साथ में थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी, लॉयन क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र मालपानी, अशोक बिसानी, वीडी शुक्ला, नागदा व्यापारी संघ के दिलीप काठेड़, मनीष जैन ने भी पौधे लगाकर इनकी देखभाल करने का भी वचन दिया है। ट्री फाउंडेशन के संस्थापक राशिद खान और अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फाउंडेशन का मकसद पौधे को वृक्ष का आकार देना है, जिसमें ट्री फाउंडेशन कामयाबी की ओर लगातार अग्रसर है। परसिया नगर के अंतर्गत पुलिस थाना परसिया में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आने वाले दिन बकरा ईद के त्योहार को भी बड़ी धूमधाम और शांति से मनाने की भी अपील की गई है। इस बकरीद की बैठक को लेकर परसिया के एसडीएम पुष्पेंद्र निगम और परसिया थाना एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट और टीआई महोदय के साथ में नगर के सम्मानित नागरिक शामिल हुए हैं। इस त्योहार के मौके पर सभी लोगों को शांति पूर्वक मनाने की भी अपील की गई है और इसी के साथ इस बकरीद के मौके पर शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। बकरा ईद भी कहते हैं, इसका त्योहार हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार है और उसमें सद्भावना कायम रहे, इसी उद्देश्य को लेके आज सभी लोग नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ में शांति समिति की एक बैठक की औपचारिकता पूरी की गई और जिसमें उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में और अन्य सभी तैयारियों के संबंध में सामान्य चर्चा की गई और सभी के साथ सद्भावनापूर्वक त्योहार मनाने की अपील भी प्रशासन द्वारा की गई। सभी लोग इससे सहमत हैं, शांति भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपेक्षा के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बहुचर्चित राजा रघुवंशी सोनम की हनीमून मिस्ट्री मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी की संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद में पुलिस लापता सोनम की तलाश कर रही है। वहीं इस बीच सोनम के पिता ने अपनी बेटी की वापसी के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। सोनम के पिता ने बेटी को सही सलामत घर वापस लाने के लिए एक टोटके का सहारा लिया है। उन्होंने अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई है। उन्होंने तस्वीर के साथ एक नारियल भी बांधा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर सोनम के पिता ने बेटी की उल्टी तस्वीर को लटकाया है। ज्योतिषी से बात कर बेटी की तस्वीर को उल्टा लटकाया गया है। दरअसल हनीमून मिस्ट्री मामले में अब नया मोड़ भी सामने आया है। मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी की संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद में पुलिस लापता सोनम की तलाश कर रही है और इस बीच सोनम के पिता ने भी अपनी बेटी की वापसी के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। शिवपुरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ है। चौराहे वाले हनुमान मंदिर परिसर में आपको बताते चलें कि भगवताचार्य रामेश्वर दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर कलश यात्रा को रवाना किया। बैंड बाजों और डीजे के साथ कलश यात्रा शिवपुरी के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल श्री गोरखनाथ मंदिर पहुंची, जहां श्रीमद् भगवत की
पूजा अर्चना की गई है। पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। कथा व्यास ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का भी उदय होता है। कथा सुनने मात्र से जीवन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मान मंदिर से निकली है और यहाँ श्री गोरखनाथ मंदिर के लिए, और आज से प्रारंभ भी है, 2 बजे से कथा प्रारंभ है। आज बड़ा अच्छा ही मुहूर्त है, निर्जला एकादशी है। सभी जन आकर के इसमें धर्म लाभ लें और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। समय रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम को हर इच्छा तक 5 तक 6 तक जितना चले। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि गुरु गोरखनाथ के ये पावन स्थल पर काफी समय बाद भागवत जी का आयोजन हो रहा है, जो कि सीताराम जी महाराज और पूज्य पवन जी महाराज के सानिध्य में ये भागवत जी होगी। आचार्य श्री रामेश्वर जी के श्रीमुख से सभी भक्तजन भागवत जी का रसपान करेंगे और भागवत जी का जो समय रखा गया है 2 से 6 बजे तक रखा गया। आज कथा का प्रथम दिवस है। 12 तारीख को हवन पूजन के साथ कथा का समापन होगा, जिसमें भंडारा रखा गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कथा के समय पर आए और महाराज जी की मधुर वाणी से कथा का रसपान करें। शिवपुरी शहर के फतेहपुर रोड पर शाम लगभग 5:30 बजे फतेहपुर रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई है, जहां दोनों भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एक बड़े भाई बंटी परिहार की मौत हो गई है, तो वहीं छोटे भाई को मामूली चोट आई है। हालांकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। वहीं मृतक की छोटी 2 बच्चियां रोती हुई और बिलखती हुई नजर आई। पूरा मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक से 2 भाई अचानक से गिर गए और हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा घायल है। और वहीं आपको बताते चलने की 2 बच्चियां भी हैं, वो रोती हुई नजर आई। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। एक बार फिर से कोरोना से लड़ने को नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय तैयार है। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। ताकि आपको विदित है कि अगल बगल के राज्यों में कोविड के केसेस पॉजिटिव पाए जाने लगे, इसलिए राज्य शासन के निर्देशानुसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नरसिंहपुर में सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर कोविड की प्रिपेयर्डनेस तैयारी की गई। उसमें देखा गया कि यहाँ पर हम लोग कोविड के अगर कोई मरीज आते हैं तो किस प्रकार से रखेंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, प्रबंधन क्या होगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं, सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी, मेडिसिन स्टाफ है या नहीं, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर है, तैयार है। जैसा कि विदित है कि कोविड की फिर से संभावना व्यक्त की जा रही है और उसके अनुरूप में राज्य स्तर से हमको भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक बार हमें फिर कोविड की मॉक ड्रिल सभी चीज़ों का वापस से वैसे ही तैयारी करके रखनी है कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है कि कोविड फिर से आता है तो उसके लिए हम पूर्व की तरह फिर से तैयार रहें। तो उसके लिए तैयारियों की जांच के लिए हमने पूरी एक टीम बना के यहाँ पे मॉक ड्रिल करी है। उसमें सारी चीज़ें, ऑक्सीजन सप्लाई और उससे संबंधित मेडिसिन और सब कुछ एक बार फिर पुनः उसका निरीक्षण करके तैयारी सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जुड़े किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। नरसिंहपुर जिले के गांडरवारा क्षेत्र से जुड़े किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अर्धनग्न होकर घुटनों के बल अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन की खरीदी न करने पर किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है और बताया कि वर्तमान में नरसिंहपुर, नर्मदापुरम सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन व्यापक पैमाने पर करते हैं, जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है, क्योंकि सरकार विगत वर्षों से समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देती आई है। इस साल अभी तक सरकार ने खरीदी की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिसको लेकर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय आए। किसानों ने समर्थन मूल्य की मूंग खरीदी जल्द से जल्द खरीदी चालू करवाने की मांग की है। किसानों ने आगे ये भी बताया कि सरकार अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं करेगा तो वे संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के किसान एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी करेंगे।
भी हमारे जो मित्र हैं चौधरी आनंद सिंह ने जो बताया है मूंग के विषय में, अभी तुरंत में जो ज्वलंत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसमें एक मुद्दा आया है कि 20 रुपए का जो बकाया है किसानों का, वो पिछले 2-3 सालों से शक्ति शुगर मिल कोड़िया के द्वारा लटकाया जा रहा है और उसको कराया नहीं जा रहा है। उसको तत्काल प्रभाव से किसानों को दिया जाए, अन्यथा और उसके साथ उसमें जो ब्याज बनता है या जिस रकम का उपयोग किया गया है उसे निश्चित रूप से किसानों को दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा है कि राजस्व का जो मामला है उसमें पटवारी और जो बाकी लोग हैं वो अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया, शासन प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे। एमएसपी पर मूंग खरीदी का न होना, विगत कई वर्षों से मूंग की खरीदी एमएसपी पर भाजपा सरकार द्वारा या जो भी सरकार शासन में उसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष न तो गिरदावली हुई है रजिस्टर्ड, इक्का दुक्का हुई है, तो वो भी मतलब राजस्व विभाग के व्यक्ति या जो कर्मचारी हैं बोलते हैं कि कोई व्यक्तिगत त्रुटि आ रही है, टेक्निकल त्रुटि आ रही है, तो ना गिरदावली हुई है ना रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और विगत वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष तक हमने मूंग की तुलाई चालू हो गई थी। तो मुख्य हमारा कार्यक्रम यही था, संपूर्ण क्षेत्र से करीब बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए, करीब 300-400 किसान यहाँ एकत्रित हुए, अपनी भरी गर्मी में अपने काम को छोड़ दिए। तो मुख्य विषय यही है कि एमएसपी पर हमारी मूंग की खरीदी प्रारंभ की जाए, जिससे हमारी लागत और हमारा जो लाभ है वो हमें सही तरीके से मिल पाए। विगत 7 दिवस पहले एमएसपी पर जो वृद्धि की घोषणा सरकार कर रही है उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, किसानों को करोड़ों लाखों का फायदा, लेकिन जब एमएसपी पर हमारी फसल की खरीद हो ही नहीं रही है तो किस चीज का फायदा, उसी के विषय में ज्ञापन है। आने वाले समय में इसका विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होती। डुंडवारा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत की शिकायत करते हुए, आपको बताते चले कि डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि हमारी ग्राम पंचायत डुंडवारा में व्यक्ति विशेष का विकास किया जा रहा, जबकि सारे काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। रास्ता, नल जल योजना का काम भी अधूरा है। शमशान घाट से अतिक्रमण हटवाने, रास्ते का निर्माण करवाने संबंधी मांग को लेकर सरपंच प्रतिनिधि के साथ में ग्रामीणों ने संयुक्त होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत डुंडवारा के अंतर्गत 3 ग्राम आते हैं। ग्राम डुंडवारा, लवेरी, डुंगरिया, जिसमें ग्राम डुंगरिया में 1 साल पहले रोड खोद दिया गया था। अभी तक वो रोड का मतलब कोई काम नहीं किया, ना वाटर सप्लाई का काम किया, ना कुछ किया वहाँ। तो पानी की बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है और आने जाने में स्कूल के बच्चे एवं बुजुर्गों को आने जाने में रास्ता में दिक्कत हो रही है। और शमशान पर भी घाट और शमशान जो भूमि है उस पर भी कब्जा कर लिया गया है लोगों द्वारा, अतिक्रमण कर लिया गया है। और जो हमारे डुंडवारा से डुंगरिया आने जाने के लिए रास्ता था तो वो भी बंद कर दिया गया किसानों द्वारा। वहाँ सरपंच सचिव कोई आपकी बात नहीं सुनते? जी नहीं सुनते हैं। मैं खुद स्वयं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत डुंडवारा का हूँ। क्या समस्या जा रही है? तो समस्या वहाँ पे ये जा रही है कि वहाँ पे लोगों द्वारा मतलब रास्ता बंद कर दिया गया है। तो स्कूल के जो बच्चे सीधे आते जाते थे उनके लिए भी दिक्कत हो रही, बुजुर्ग लोग जो आते जाते थे, क्योंकि जो घेर के जाना पड़ता है डुंगरिया से डुंडवारा के लिए तो 6 किलोमीटर NH 44 से होकर जाना पड़ता है। रायसेन में ग्रामीणों को एक मृतक का 2 बार अंतिम संस्कार कराना पड़ा है। शमशान घाट पर टीन शेड न होने के कारण ग्रामीणों को खुले मैदान में मृतक का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश आने के कारण मृतक को 2 बार मुख्य अग्नि देनी पड़ी है। ये पूरा मामला रायसेन से सामने आया, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का काफी ज्यादा अभाव है। शमशान घाट पर टीन शेड न होने से लोग भी काफी परेशान हैं और साथ ही बारिश के कारण 2 बार बारिश आई, जिस दौरान पहले मुख्य अग्नि दी गई और अचानक से बारिश आ गई। इसके बाद में दोबारा से मुख्य अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया है, जिस दौरान ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष भी है। आपको ये भी बताते चलें कि 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा, जिस दौरान लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के ग्राम रोजगार सहायकों ने एकजुट होकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर जिला सीओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्राम रोजगार सहायक संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2018 में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था कि उन्हें ग्राम सचिव के समान सुविधाएं दी जाएंगी।
फिर उसके बाद 2023 में भी ग्राम रोजगार सहायक ने आंदोलन किया और याद दिलाते हुए बताया कि पूर्व सीएम ने हम लोगों से वादा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और न ही कोई लिखित आदेश दिया गया है। इस कारण सभी रोजगार सहायक एकजुट हुए हैं और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।